हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। और अपना जो चैप्टर है कल कंप्लीट हुआ है रेवेन्यू वाला, विभिन्न बाज़ारों में फर्मों के जो आगम वक्र हैं उनका। इसके अलावा मैंने सर ने बताया था कुछ बच्चों को, कुछ स्टूडेंट्स को कुछ प्रॉब्लम्स भी आ रही हैं। तो प्रॉब्लम्स आ रहे हैं तो आप मुझे कोई चीज़ अगर समझ में नहीं आए तो कॉल कर सकते हैं, बाई कॉल पूछ सकते हैं। सर रमेश सर के पास मेरे कॉन्टेक्ट नंबर है, तो आप उनसे बात करके और फिर उनके थ्रू मेरे से बात कर सकते हैं, या फिर डायरेक्ट आप मेरे से बात कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं। कोई भी अगर प्रॉब्लम हो ना, अगर आप तो अपन उसको सॉल्व कर लेंगे। मतलब आपको मैं बता दूंगा, कोई भी अगर कहीं पर भी दिक्कत आती हो, आप पढ़ोगे तो प्रॉब्लम्स भी आएंगी। सो इसके लिए आप नो प्रॉब्लम्स हैं उनको नोट कर लें, और नोट करने के बाद मुझसे कॉल करके आप अपनी प्रॉब्लम डिस्कस कर सकते हैं, अपन सारी सॉल्व कर लेंगे, नो प्रॉब्लम। आज अपन नया टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं, और इस टॉपिक को समझने से पहले मैं आपको ये बता दूं कि अपन ने इससे पहले आगम के बारे में पढ़ा है, और उससे पहले अपने लागत के बारे में पढ़ा है। आगम में ध्यान रहे, देखो अपने पूर्ण प्रतिस्पर्धी बाजार में आगम वक्र, ये आगम वक्र है ना, ये अपने कैसे बनते हैं ये पता होना चाहिए। पूर्ण प्रतिस्पर्धी बाजार में टीआर वक्र क्या करती ये होती है, ये आपको पता होना चाहिए। लागत वक्रों क्या करती कैसी होती है ये पता होना चाहिए। लागतें कैसी होती हैं ये पता होना चाहिए। अगर ये पता होगा तो ही जो रनिंग टॉपिक जो अपन नया स्टार्ट करें वो समझ में आएगा, अदरवाइज नहीं आएगा। ये मैं आपको पहले बोल रहा हूँ कि जब तक लागत और आगम वाला चैप्टर क्लियर नहीं होगा तब तक जो नया टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं अपन वो समझ में नहीं आएगा, ये नोटिस कर लें। तो पूर्ण प्रतिस्पर्धी बाजार में आगम वक्र ये है कुल आगम वक्र की, और औसत और सीमांत आगम एआर और एमआर वक्र की आकृति ये होती है। और बाकी बाजारों में एकाधिकार में और अपूर्ण प्रतिस्पर्धा में टीआर वक्र की आकृति ऐसी होती है, एआर एमआर वक्र गिरते हुए होते हैं। ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा, तभी इस बात नए टॉपिक को समझ में मतलब आएगा। तो सबसे पहले तो अपन ये देखते हैं कि फर्म का संतुलन। तो फर्म किसे कहते हैं? फर्म क्या होती है? किसी वस्तु का उत्पादन और विक्रय करने वाली, 1 मिनट। फर्म क्या होती है? किसी वस्तु का उत्पादन और विक्रय करने वाली एक इकाई। जैसे अपने एक कंपनी बोल सकते हैं, किसी वस्तु का उत्पादन और विक्रय करने वाली। और उद्योग क्या होता है? एक जैसा उत्पादन करने वाली फर्मों का समूह है। जैसे अपन बोलते हैं सीमेंट उद्योग, तो सीमेंट उद्योग का मतलब क्या हुआ कि सीमेंट बनाने वाली जितनी भी कंपनी है, जितनी भी फर्में हैं, सबको मिलाकर अपन बोल सकते हैं सीमेंट उद्योग। अब यहाँ पर बिरला सीमेंट क्या है? एक फर्म है ओनली। बिरला सीमेंट क्या है कि फर्म है, उसको अपन उद्योग नहीं बोल सकते। और फर्म संतुलन, यहाँ पर संतुलन का मतलब क्या है? एक फर्म कितना उत्पादन करना चाहिए, एक फर्म को कितना उत्पादन करना चाहिए। अच्छा, फर्म उत्पादन किस लिए करती है? पहली बात तो ये सोचो कि फर्म उत्पादन करती किस लिए है। एक फर्म का सर्वप्रथम और प्रमुख जो मेन उद्देश्य होता है वो होता है लाभ कमाना। याद रखें, इकोनॉमिक्स में समाज सेवा का कोई भी मतलब स्टडी नहीं होती है। इकोनॉमिक्स में वो स्टडी होती है जिसका संबंध प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से धन से होता है। तो एक फर्म का प्रमुख उद्देश्य होता है लाभ कमाना, अधिक से अधिक लाभ कमाना ही उसका प्रमुख उद्देश्य होता है, और इसके लिए ही फर्म उत्पादन करती है और बेचती है। तो फर्म का संतुलन वहाँ होता है जहाँ वो ऐसा उत्पादन निर्धारित करे जिस पर उसे अधिकतम लाभ की प्राप्ति हो। मतलब उत्पादन करेगी फर्म तो उत्पादन करने से लागतें बढ़ेंगी, और जो फर्म की आय है वो भी बढ़ेगी, है कि नहीं। लागतों में अगर अपन बात करते हैं कुल लागत की या कुल औसत लागत वगैरह की, तो कुल लागतें तो बढ़ती हैं, पर तो औसत और सीमांत लागतें शुरुआत में घटती हैं। और जब आय की बात करते हैं तो कुल आगम बिक्री बढ़ने पर लगातार बढ़ती जाएगी। अब किसी बाज़ार में समान क्रम से, किसी बाज़ार में घटते क्रम से बढ़ेगी। और औसत और सीमांत आगम है वो पूर्ण प्रतिस्पर्धी बाजार में तो समान रहती हैं, स्थिर रहती हैं,
और बाकी बाज़ारों में गिरती हुई रहती हैं, AR और MR वक्र, ये आपको पता होना चाहिए। तो एक फर्म वह उत्पादन तय करती है, ऐसा उत्पादन तय करे जिस पर उसे अधिकतम लाभ की प्राप्ति हो। वह उत्पादन जिस पर फर्म को अधिकतम कुल लाभ की प्राप्ति हो, मतलब अधिक से अधिक उसके पास पैसे आ जाएं, तो वह उत्पादन तय करती है। क्योंकि ज़्यादा उत्पादन करना भी उसके लिए सही नहीं है, क्योंकि आप ये ध्यान रखो कि अगर उत्पादन ज़्यादा करेगी तो फर्म की जो एवरेज कॉस्ट है, माल की प्रति इकाई लागत है, वो लगातार बढ़ती जाएगी, परंतु एवरेज रेवेन्यू मतलब कीमत, जितना ज़्यादा उत्पादन करेगी मार्केट में कीमत क्या होती जाएगी, गिरती जाएगी। तो इसका मतलब ये नहीं है कि ज़्यादा उत्पादन करने पर प्रॉफिट ज़्यादा होता है, ये ध्यान दें अच्छी तरह से आप। अपन सोचते हैं कि भाई एक फर्म जितना ज़्यादा उत्पादन करेगी प्रॉफिट उतना ही क्या होगा, ज़्यादा होगा। ये बिल्कुल गलतफहमी है, क्योंकि अगर फर्म उत्पादन ज़्यादा करती है तो फर्म की औसत लागत, मतलब उत्पादन जो कर रही है ना, उसकी पर पीस जो कॉस्ट है वो तो बढ़ती जाएगी, और मार्केट में उसकी प्राइस क्या होती जाएगी, गिरती जाएगी। क्यों गिरेगी प्राइस? क्योंकि ज़्यादा उत्पादन तभी बिकेगा जब कीमतें कम होंगी। इसलिए इसका मतलब ये नहीं है कि ज़्यादा उत्पादन करने पर प्रॉफिट ज़्यादा होगा। तो फर्म कितना उत्पादन करे ताकि उससे अधिक से अधिक प्रॉफिट, अधिकतम लाभ मिल सके, और वो ही फर्म का क्या कहलाता है, संतुलन कहलाता है। तो बाजार में किसी वस्तु का उत्पादन व विक्रय करने वाली एक इकाई क्या कहलाती है, फर्म कहलाती है। एक फर्म का उद्देश्य अधिकतम लाभ कमाना होता है। फर्म उत्पादन हेतु जो व्यय करती है वह उसकी लागत होती है, ठीक है, तथा उत्पादन की बिक्री से प्राप्त राशि फर्म की आय होती है। अब यहाँ पर यह है फर्म का संतुलन। एक फर्म वह उत्पादन मात्रा निर्धारित करती है जहाँ उसे अधिकतम लाभ की प्राप्ति होती है। इसे ही क्या कहते हैं, फर्म का संतुलन बिंदु अथवा साम्य अवस्था कहते हैं। मतलब फर्म द्वारा वह उत्पादन निर्धारण करना जिस पर उसे अधिकतम लाभ की प्राप्ति हो, वही फर्म की साम्य अवस्था या संतुलन बिंदु कहलाता है। अब ये फर्म संतुलन कैसे निर्धारित करती है, इसकी दो रीतियां हैं। मतलब एक फर्म को कितना उत्पादन करना चाहिए ये कैसे तय करे, इसके लिए दो रीतियां हैं। फर्स्ट है कुल आगम व कुल लागत रीति, TR व TC रीति। कुल आगम व कुल लागत रीति, TR व TC रीति। तो इसको मैं आपको एक काल्पनिक एग्जाम्पल के थ्रू समझा रहा हूँ। एक मिनट। तो देखिए मैंने ये एक टेबल बनाई है TR TC रीति के लिए, एक काल्पनिक टेबल बनाई है, अभी बनाई है मैंने फ़ोन को होल्ड पे करके। एक काल्पनिक टेबल बनाई है जिसमें मैंने पूर्ण प्रतिस्पर्धी बाजार की TR और TC ले रखी हैं। अब आपको ये पता होना चाहिए कि पूर्ण प्रतिस्पर्धी बाजार में जो जो उत्पादन मात्रा बढ़ेगी तो अब पहली बात तो आपको ये पता होना चाहिए कि TR होती क्या है। TR मतलब टोटल रेवेन्यू। फर्म को उत्पादन करने पर कुल आय, जैसे एक इकाई बेचने पर 10 रुपये, 2 पर 20 रुपये, 3 पर 30 रुपये, 4 पर 40 रुपये, 5 पर 50 रुपये, ये फर्म की कुल आय है। और ये है कुल लागत, टोटल कॉस्ट, ठीक है। तो इस प्रकार से कुल लागत, जैसे 7 इकाइयाँ बनाने पर फर्म की कुल लागत 70 रुपये पड़ रही है, कुल आय भी कितनी है 70 रुपये। 8 इकाइयों पर कुल लागत पड़ रही है 95 रुपये और कुल आय कितनी है 80 रुपये। सो ये एक टेबल बना रखी है। अब इस टेबल के हिसाब से आप ये तय करो कि फर्म को कितना उत्पादन करना चाहिए। शुरुआत में देखो, शुरुआत में फर्म की जो लागत है वो तो ज़्यादा है और आय क्या है, कम है। फिर तीसरी इकाई है यहाँ पर, तीसरी इकाई पर मैं यहाँ A लिख देता हूँ। यहाँ पर कुल आय और कुल लागत क्या होगी, बराबर होगी। फिर उसके बाद कुल आय तो ज़्यादा है और कुल लागत क्या है, कम है। अब इनको बनाते टाइम पर ये ध्यान रखना पड़ेगा कि कुल आय है पूर्ण प्रतिस्पर्धा में लगातार समान क्रम से बढ़ती है। ये बात आपको पूर्ण प्रतिस्पर्धी बाजार के जो आय वाला चैप्टर था उसमें अपन समझ चुके हैं कि पूर्ण प्रतिस्पर्धी बाजार में कुल आय है वो लगातार समान क्रम से बढ़ती है और कुल लागत है वो पहले तो घटते क्रम से बढ़ती है। मैंने काल्पनिक टेबल बनाई है और फिर बाद में लगातार बढ़ते क्रम से, जो पहले घटते क्रम से कैसे, देखो पहले 0 से 15 बढ़ी, फिर 15 से 25 मतलब 10 बढ़ी, फिर 5 बढ़ी, फिर 4 बढ़ी,
यहाँ तक तो मैंने घटते क्रम से बढ़ाया है, फिर 6 बढ़ी, 6 बढ़ने के बाद 12 बढ़ी, 12 बढ़ने के बाद 18 बढ़ी, 18 बढ़ने के बाद 25 बढ़ी। किस क्रम से बढ़ रही है? बढ़ते क्रम से। तो मैंने एक काल्पनिक टेबल बना रखी है जिसमें टीसी को पहले घटते क्रम से बढ़ाया है और फिर बढ़ते क्रम से। और आपको अगर कुल लागत का पता होता है, मतलब कुल लागत वाला चैप्टर अगर ध्यान है, तो आपको पता होना चाहिए कि कुल लागत शुरुआत में घटते क्रम से बढ़ती है तथा बाद में लगातार बढ़ते क्रम से बढ़ती है। ठीक है, तो ये टेबल बनाइए। इस टेबल में शुरुआत में कुल लागत ज़्यादा और कुल आय क्या है? कम है। तो फर्म को यहाँ पर क्या होती है? फर्म को यहाँ से शुरुआत वाली जो स्टेज है वो इसमें क्या होती है? फर्म को हानि होती है। फिर यहाँ से लेकर के यहाँ तक फर्म को लाभ होता है, फिर फर्म को वापस क्या होती है? हानि होती है। देख रहे हो आप? अब ये जो बीच वाला एरिया है लाभ होता है, ये लाभ को दिखा रहा है। 4 इकाइयों पर 40 रुपये टोटल रेवेन्यू है और 34 रुपये। यहाँ पर ये 34 और 40 करोड़ों में भी हो सकते हैं, लाखों में भी हो सकते हैं। और 4 इकाइयों का मतलब 4000 भी हो सकती हैं, 4 लाख इकाइयाँ भी हो सकती हैं। मतलब ये इकाई, एक इकाई का मानना पड़ता है। आपको बताया था पहले भी कि इकोनॉमिक्स में एक इकाई बराबर 1000 या 10, 5 कुछ भी मानना पड़ता है। ठीक है, तो 4 इकाइयों पर फर्म की जो कुल आय है वो तो 40 और कुल लागत है वो 34। मतलब यहाँ पर 6 का प्रॉफिट हो रहा है। 5 इकाइयों पर फर्म की जो कुल आय है 50, कुल लागत है 40, यहाँ पर 10 का। और फिर 6ठी इकाई पर उत्पादन करती है तो यहाँ पर कितने का है? 8 का। 7वीं इकाई पर करती है तो कोई प्रॉफिट नहीं है। यहाँ पर भी कुल आय और कुल लागत क्या होगी? बराबर होगी। मैं यहाँ पर बी नोट करता हूँ। यहाँ पर ए कुल आय और कुल लागत बराबर हुई, यहाँ पर ए, यहाँ पर कुल आय और कुल लागत बराबर हुई, यहाँ पर बी नोट कर दिया। अब इस टेबल के हिसाब से आप मुझे बताओ कि पहली बात तो ये प्रॉफिट की गणना कैसे करते हैं? कुल आय में से कुल लागत को घटा करके प्रॉफिट की गणना की जाती है। ठीक है, तो सबसे अधिक प्रॉफिट कहाँ होगा? 4थी इकाई पर 6 का प्रॉफिट, 5वीं पर 10 का प्रॉफिट अगर 5 इकाइयाँ बनाती है। अगर फर्म 4 इकाइयाँ बनाती है तो 6 का प्रॉफिट, 5 इकाइयाँ बनाती है तो 10 का प्रॉफिट, और 6 इकाइयाँ बनाती है तो 8 का प्रॉफिट। 7 इकाइयाँ बनाने पर कोई प्रॉफिट नहीं है, नो प्रॉफिट नो लॉस। और 8 इकाइयाँ बनाती है तो फर्म को लॉस होता है। तो फर्म को कितनी इकाइयाँ बनानी चाहिए? फर्म को 5 इकाइयाँ बनानी चाहिए, जहाँ पर फर्म को मैक्सिमम प्रॉफिट होता है। यानी यहाँ पर फर्म की जो कुल लागत है उससे कुल आय काफ़ी ज़्यादा है। इन दोनों के बीच में गैप यहाँ पर सबसे ज़्यादा है, जब कुल आगम क्या है? कुल आय क्या है? कुल लागत से ज़्यादा। तो ये इसके हिसाब से जो ये तय हो गया कि फर्म को कितना उत्पादन करना चाहिए? 5 इकाइयों का उत्पादन करना चाहिए। फर्म को 5 इकाइयों का उत्पादन करना चाहिए, और 5 इकाइयों का उत्पादन करने पर फर्म को अधिकतम लाभ की प्राप्ति होती है। क्योंकि अपन पढ़ रहे हैं फर्म का संतुलन, और फर्म का संतुलन का मतलब होता है कि फर्म वह उत्पादन तय करे जहाँ पर उसे अधिकतम लाभ की प्राप्ति होती हो, वही फर्म का संतुलन कहलाता है। तो इस TRTC रीति के अंतर्गत एक फर्म यदि 5 इकाइयाँ बनाए तो उसे अधिकतम लाभ की प्राप्ति होती है, जहाँ पर फर्म को 10 रुपीज़, जब ये करोड़ों में भी हो सकते हैं, 10 करोड़ हो सकते हैं, 10 लाख हो सकते हैं, तो 10 का प्रॉफिट हो रहा है, इसीलिए फर्म को 5 इकाइयों का उत्पादन करना चाहिए। अब 5 इकाइयों इसके अलावा आप लोग देखना चाहिए, एक तो ये लाइन खींच रहा हूँ मैं, एक ये लाइन खींच रहा हूँ। मतलब 3 इकाइयों से पहले फर्म को लॉस हो रहा है और 7 इकाइयों के बाद में लॉस हो रहा है फर्म को। ये लॉस वाले एरिया हैं, 3 और 7 के बीच में प्रॉफिट होना है। तो 3 और 7 पर क्या हो रहा है? 3 पर कोई प्रॉफिट नहीं, कोई लॉस नहीं, नो प्रॉफिट नो लॉस। TR बराबर TC है ना, TR बराबर TC 3 इकाइयों पर। 7 इकाइयों पर भी TR बराबर TC, नो प्रॉफिट नो लॉस। ये फर्म की अवस्था जो होती है इसको अपने बोलते हैं सामान्य लाभ की अवस्था। क्या बोलेंगे? सामान्य लाभ की अवस्था। ठीक है, जहाँ पर कोई प्रॉफिट कोई लॉस नहीं होता, फर्म को आय और लागत बराबर होती है, उसको अपन बोलते हैं सामान्य लाभ की अवस्था। और ये जो बिंदु है ना, जहाँ पर TR और TC बराबर होती हैं, ये दोनों A और B बिंदु, जहाँ पर TR TC क्या है? बराबर है, इनको अपने बोलते हैं समविच्छेद बिंदु। क्या बोलते हैं? समविच्छेद बिंदु। इंग्लिश में बोलते हैं ब्रेक इवन पॉइंट, शॉर्ट में बोलते हैं BEP, ब्रेक इवन पॉइंट, BEP है ना, ये बोलते हैं। अब इस मैटर को डायग्राम के थ्रू
ये मैंने टेबल सिर्फ आपको समझाने के लिए बताई है। आपको अगर क्वेश्चन आता है तो ये बनाने की कोई ज़रूरत नहीं है, अगर बनाओ तो बना सकते हो, नो प्रॉब्लम। अब इस वो जो टेबल बनाई थी उसके बाद में उस टेबल के हिसाब से डायग्राम, इधर क्या वाई एक्स पर क्या ले ली, एक तो आगम और एक ले ली लागत, और एक्स एक्स पर ले ली उत्पादन की मात्रा। टी आर बना दी, देखो सीधी रेखा, ये सीधी रेखा बना दी टी आर, समान क्रम से टी आर बढ़ रही है। डायग्राम देखिए, टी आर समान क्रम से बढ़ रही है, ठीक है। टी सी पहले तो घटते क्रम से बढ़ती है और फिर बढ़ते क्रम से। टी सी वक्र क्या करती है, ऐसी होती है। अपने टी सी वाले चैप्टर में, लागत वाले चैप्टर में आपको पता होना चाहिए, ठीक है। ये ए पॉइंट है जहाँ पर टी आर और टी सी बराबर हुई थी, और ये बी पॉइंट है जहाँ पर टी आर और टी सी बराबर हुई थी। आप क्या एक काम करना कि जब ये डायग्राम समझो तो आप अपनी रफ कॉपी में वो टेबल बना लेना, और फिर मैं जो भी डायग्राम समझा रहा हूँ वो आप इसमें उस टेबल में भी देखते रहना और डायग्राम में भी देखते रहना। तो ये ए पॉइंट है, 3 इकाइयाँ जहाँ पर थी वहाँ, और ये है 7 इकाइयाँ जहाँ पर थी टी आर और टी सी बराबर होती है, ये बी पॉइंट है। ए और बी पॉइंट है, इनको अपने बोलते हैं सम विच्छेद बिंदु, सम स्थिति बिंदु भी बोल सकते हैं, सम विच्छेद बिंदु या सम स्थिति बिंदु भी बोल सकते हैं, ठीक है। अब ए बिंदु से पहले, ए बिंदु पर उत्पादन कितना है, ओ क्यू, कितना उत्पादन है ओ क्यू, और बी बिंदु पर है ओ क्यू टू, ये 2 है नीचे, ओ क्यू 2 उत्पादन, और जहाँ ओ क्यू और ये ओ क्यू 2 उत्पादन है, अगर इनमें से कोई सा भी उत्पादन करती है तो फर्म को कोई लाभ और कोई हानि नहीं होगी, नो प्रॉफिट नो लॉस होगा, और ये सम विच्छेद या सम स्थिति बिंदु कहलाएंगे। तो फर्म को एक तो ओ क्यू उत्पादन से कम उत्पादन नहीं करना चाहिए। क्यों नहीं करना चाहिए, क्योंकि अगर कम ओ क्यू से कम उत्पादन करेगी तो देखो टी सी वाला वक्र तो ऊपर है, टी आर क्या है नीचे है। आप टेबल में भी देख सकते हो कि 3 इकाइयों से अगर कम उत्पादन करती है तो कुल लागत तो ज़्यादा है और कुल आय क्या है कम है, ऐसे में फर्म को लॉस होगा। तो ये जो एरिया है ना, ये बीच वाला हानि लिखा हुआ है यहाँ पर बीच में, ये क्या है हानि, यहाँ से पहले उत्पादन नहीं करना चाहिए, मतलब यहाँ पर उत्पादन रोकना नहीं चाहिए, इससे कम उत्पादन नहीं करना चाहिए, उत्पादन बढ़ाना चाहिए। और फिर उत्पादन कितना करें, क्योंकि कुल लाभ की गणना होती है टी आर में से टी सी को लेस करके। तो जहाँ पर टी आर और टी सी में सबसे ज़्यादा गैप होगा, वहाँ वो जो गैप है वो ही लाभ को दिखाएगा। तो इनके बीच में जो जहाँ पर सबसे ज़्यादा गैप है ना, वहाँ पर उत्पादन दिखा दिया, ये है ओ क्यू 1, कितना है ओ क्यू 1। उत्पादन करने पर फर्म की टी आर, अब टी आर वक्र पर देखो आर बिंदु बनाया है अपने यहाँ पर, कितना क्या बिंदु बनाया है आर बिंदु, तो आर क्यू 1 ये तो है टी आर, और टी सी का लिया अपन ने यहाँ पर एस बिंदु बनाया है, क्या बिंदु बनाया है एस बिंदु, तो एस क्यू 1 है वो कुल लागत है, आर क्यू 1 कुल आगम, एस क्यू 1 कुल लागत। तो फर्म को आर क्यू 1 कुल आगम माइनस एस क्यू 1 कुल लागत को घटाया तो आर एस बच गई, ये फर्म का क्या है प्रॉफिट है, अधिकतम लाभ है। अतः फर्म को यहाँ उत्पादन करना चाहिए, और यदि फर्म इससे आगे उत्पादन करती है तो फर्म का प्रॉफिट क्या होता जाएगा, कम होता जाएगा। और यदि यहाँ पर ओ क्यू 2 उत्पादन यहाँ पर पहुँच गई तो यहाँ पर टी आर और टी सी बराबर हो गई तो फर्म का प्रॉफिट भी 0 हो जाएगा, कोई प्रॉफिट नहीं होगा। और यदि फर्म इससे ज़्यादा उत्पादन करेगी तो फर्म की टोटल कॉस्ट तो ऊपर चली गई, टोटल रेवेन्यू क्या रहेगी नीचे रह गई, तो फर्म को फिर लॉस होगा। डायग्राम को अच्छे से आप देखें, ये यहाँ पर हानि लिखी हुई है, बीच में ये लाभ लिखा हुआ है, और ये भी क्या लिखी हुई है हानि लिखी हुई है। और साइड में डायग्राम के जो पॉइंट हैं ए व बी है वो सम स्थिति बिंदु हैं, ओ क्यू व ओ क्यू 1, ओ क्यू व ओ क्यू 2, एक तो ओ क्यू और ओ क्यू 2 ये रहा, ये सामान्य लाभ उत्पादन है। ऐसा उत्पादन जहाँ पर नो प्रॉफिट नो लॉस हो उसे बोलते हैं सामान्य लाभ उत्पादन। ओ क्यू 1 संतुलन उत्पादन मात्रा, संतुलन का मतलब होता है जहाँ पर अधिकतम लाभ की प्राप्ति होती है, तो ओ क्यू 1 उत्पादन करने पर फर्म को अधिकतम लाभ की प्राप्ति होती है। और लाभ कितना है, लाभ है आर एस, ये है ना आर एस, आर एस है वो अधिकतम लाभ मात्रा है, जिसकी गणना कैसे की अपन ने, ये देखो आर क्यू 1
ये तो है टी आर, क्योंकि टी आर पर लिया अपने आर, और एस Q1 ये है TC, तो अपने आर Q1 मतलब टी आर में से एस Q1 मतलब TC को घटा दिया तो आर एस बच गया, मतलब टी आर माइनस TC, तो ये आर एस है वो अधिकतम लाभ की मात्रा को दिखा रहा है। और ये फर्म के जो संतुलन की कुल आगम और कुल लागत रीति है, जिसको मैंने प्रैक्टिकली आपको अभी अब समझाया है, और इसका जो लिखित वाला मैटर है वो मैं आपको कल पढ़ाता हूँ। बाकी मैंने आपको वापस बता दिया कि कोई अगर प्रॉब्लम हो आपके तो आप मतलब मुझे बाय कॉल डिस्कस कर सकते हो, कोई भी अगर प्रॉब्लम हो तो अगर आपके तो ठीक है। किसी के भी स्टूडेंट की कोई प्रॉब्लम हो तो रमेश सर से मेरे कॉन्टेक्ट नंबर लेकर के और आप मुझे कॉल कर सकते हो और पूछ सकते हो, मैं सारी प्रॉब्लम सॉल्व कर दूंगा। ओके, आज के लिए इतना काफ़ी है।